साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सुप्रभात, नमस्कार। आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर काम कर रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं मॉर्निंग सेशन के करंट क्लास में और आज हम लोग बात करेंगे 7 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमों के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको मैंने यहाँ एकत्रित कर दिया है। तो इसको देखें, याद रखें और क्वेश्चन आवर के लिए तैयार रहें। आज थर्सडे और सैटरडे को, मंडे टू सैटरडे का क्वेश्चन जो कराया जाता है करंट अफेयर में, उसका क्वेश्चन आवर होगा। तो सब के लिए तैयार रहें और 10 में 10 सही करने का प्रयास करें। तो चलिए, पहला जो घटनाक्रम आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक होल की खोज के लिए 3 वैज्ञानिक रोजर पेनरोज, ये ध्यान रखना, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया धेज को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस विषय का? भौतिकी का। और किसके लिए? तो ब्लैक होल की खोज के लिए। तो ब्लैक होल के बारे में पढ़ते हैं कि अंतरिक्ष में कोई ऐसा स्थान जहां पर ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है, बहुत मैक्सिमम होता है, जहां प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता है, प्रकाश को भी खींचकर वहां अंधेरा हो जाता है, तो वैसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों को ब्लैक होल नाम दिया जाता है। तो ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को खोजने के लिए 3 वैज्ञानिक को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिसमें आधा हिस्सा रोजर पेनरोज को और आधा हिस्सा में इन दोनों को बांटा गया है। जिसमें ये महिला है, ये ध्यान रखना है, एंड्रिया धेज एक महिला है जिनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2020 का दिया गया है। साथ ही ध्यान रखना है कि ये जो सिद्धांत है, ये मुख्य रूप से आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत को ब्लैक होल से जोड़ने का प्रयास किया जाता है या इसको प्रमाणित किया जाता है कि मास एनर्जी का रेडिएशन होता है, वही ब्लैक होल के निर्माण का मुख्य वजह है। यही कहना था, यही खोज किया इन तीनों ने मिल करके। जिसमें इस महिला को याद रखना, एंड्रिया धेज को। एंड्रिया धेज भौतिकी में महिला का नोबेल पुरस्कार पाने वाली चौथी महिला है, ये ध्यान रखना है। बाकी ये आधे हिस्से पर और आधा हिस्सा में ये दोनों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। दूसरा नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। तो रसायन विज्ञान में ध्यान रखना है, जीनोम एडिटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये आविष्कार होगा जो आने वाले समय में पूरे मानव प्रजाति को बहुत ज्यादा बदलाव करेगा। और इसी के चलते जीनोम एडिटिंग के विधि के विकास के लिए इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डूडना, तो 2 व्यक्ति यहां भी हैं, इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डूडना को किसके लिए? जीनोम एडिटिंग के लिए जो तकनीक होता है उसका विकास किया, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है रसायन विज्ञान का। तो जीनोम समझते होंगे, हमारे शरीर में जो डीएनए होता है उस पर जीन का जो सीक्वेंस होता है, जीन जो बैठा रहता है डीएनए पर, उस सीक्वेंस को जीनोम कहते हैं, अर्थात जीन का समूह है। और उसी के द्वारा किसी भी जीव के गुणों का निर्धारण होता है, लंबाई, चौड़ाई, कलर, आंखों का कलर, नाक, होठ, बाल, ये सब जो दिखता है ये सब जीन के कारण होता है। जैसा बॉडी में डीएनए में जीन होगा वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बनता है, हमारा स्वभाव, नेचर सब उसी तरह का होता है। तो उस डीएनए के जीनोम को बदलने का तकनीक, मतलब या तो उसमें से कोई जीन को निकाला जाए या बाहर से जीन डाल दिया जाए या जो जीन है उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया जाए, ये सारा का तकनीक लाया इन दोनों ने मिलकर के, इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डूडना। इससे आप समझते होंगे कितना बदलाव होगा कि कोई नाटा व्यक्ति, उसको लंबा करना चाहते हैं तो आप उसके जीन को बदल देंगे, वो लंबाई बढ़ जाएगा। कोई व्यक्ति काला है, आप गोरा करना चाहते हैं तो उसके जीन को निकाल करके एक गोरा जीन डाल देंगे तो व्यक्ति का कलर गोरा हो जाएगा। तो इस तरह से फसलों में, कृषि में, मानव के बीमारियों में कोई बीमारी होती है तो डीएनए में जीन के कारण होती है, जीन को निकाल दिया जाए तो व्यक्ति को बीमारी से बचाया जा सकता है। तो ये सब एक बड़ा तकनीक और बड़ा आविष्कार है इन दोनों व्यक्ति का, और इसी के चलते इनको 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स, केमिस्ट्री। और इसके पहले हम बता चुके हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में एक और। तो ये 2 इंपॉर्टेंट, और धीरे धीरे नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो रही है, 6 क्षेत्रों में मिलना है। तो सब का नाम याद रखना है। एग्जाम में निश्चित तौर पर नोबेल पुरस्कार से एक सवाल तो पूछेगा, चाहे जिस एग्जाम में बैठे हैं आप। तो ये ध्यान रखना है। आगे चलें तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, आसमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिडे, ये 3 व्यक्ति को मौद्रिक नीति समिति एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहा जाता है, कि सदस्य के रूप में सरकार ने अधिसूचित किया है। किनको किनको? तो आसिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिडे को मौद्रिक नीति समिति
एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहा जाता है, जो आरबीआई मौद्रिक नीति जारी करती है कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी है, कैसे फंडिंग होगा, मौद्रिक क्या स्थिति है, पैसे की क्या स्थिति है। तो आरबीआई का जो कमेटी है ये, उसमें इन 3 लोगों को नामित करना सरकार का काम होता है। क्योंकि मौद्रिक पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं, ध्यान रखना। 6 सदस्य में एक आरबीआई का जो गवर्नर होता है, ये गवर्नर अध्यक्ष होता है इस कमेटी का, जबकि इसमें डिप्टी गवर्नर शामिल होते हैं, डिप्टी गवर्नर, और एक आरबीआई का अधिकारी होता है। तो ये 3 हो गया, एक गवर्नर जो होगा अध्यक्ष होगा, डिप्टी गवर्नर और आरबीआई का एक अधिकारी, 3। और 3 जो ये नामित किया गया है सरकार के द्वारा, तो प्लस सरकार के द्वारा 3, तो 3 और 3 मिलाकर के 6 हो गया, ध्यान रखना। और ये 6 सदस्यीय कमेटी होती है जो मौद्रिक नीति पर काम करती है भारत के लिए। तो ये ध्यान रखना है कि ये अभी बैठक होने वाला था मौद्रिक नीति कमेटी का, लेकिन सरकार ने इन तीनों की घोषणा नहीं की थी, इसलिए मौद्रिक नीति की जो समिति उसकी मीटिंग को, बैठक को स्थगित किया गया है। और इसी के चलते सरकार ने इन तीनों को नामित किया है कि यही तीनों मौद्रिक नीति समिति में सरकार के तरफ से नामित होंगे और यही काम करेंगे। तो ध्यान रखना। आगे चलें तो एक नियुक्ति है एम.ए. गणपति। एम.ए. गणपति को बीसीएएस, ये ध्यान रखना, बीसीएएस जिसका पूरा नाम नागरिक उड्डयन सुरक्षा परिषद, तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महानिदेशक नियुक्त करना एक बड़ी जिम्मेवारी का काम है, क्योंकि जितने भी विमान वायुयान उड़ते हैं हमारे आकाश में, उसके देख रेख, उसके कंट्रोल, उसमें जो भी काम हो रहा है उसकी सुरक्षा का सारा जिम्मा इन्हीं के हाथ में होता है कि वो जहाज अच्छे से चले, कोई भी ट्रैफिक नियम का फॉलो करे बढ़िया से, और किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो। इसके चलते ये महानिदेशक के देख रेख में ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय काम करता है। तो इसको ध्यान रखना है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा परिषद बीसीएएस का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है एम.ए. गणपति को, जो 1986 के आईपीएस अधिकारी हैं। तो ध्यान रखना है, पहले आईपीएस थे, अब महानिदेशक के पद पर काम करेंगे। एक न्यूज है इकोनॉमिक क्षेत्र से, खासकर कृषि के लिए। कृषि पर बहुत चर्चा हो रही है आजकल, कृषि बिल पारित किया सरकार ने, तो जो भी कृषि पर काम है उस पर ध्यान रखना है। इंडो कैनेडियन बिजनेस चैम्बर्स आईसीबीसी, भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री तथा भारत के विदेश मंत्रालय ने 2 दिवसीय भारत कनाडा एग्रीटेक वर्चुअल सेमिनार का आयोजन किया। तो एग्रीटेक नाम ही है, एग्री मतलब एग्रीकल्चर, टेक मतलब टेक्नोलॉजी। तो वह टेक्नोलॉजी जो कृषि क्षेत्र में काम करती है, कृषि के विकास में योगदान दे सके, इसके लिए ये 2 दिवसीय बैठक किया गया है भारत और कनाडा के बीच, जिसमें 3 चीज पार्ट ले रहे हैं, 3 भाग। एक इंडो कैनेडियन बिजनेस चैम्बर है, एक भारतीय उद्योग परिसंघ है, और एक तीसरा भारत का विदेश मंत्रालय। तीनों मिलकर के संयुक्त बैठक किया है भारत कनाडा एग्रीटेक वर्चुअल सेमिनार के रूप में, जिसमें भारत के जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने कहा कि हम 1 नेशन 1 मार्केट, मतलब पूरे देश में जो कृषि का उत्पादन होता है उसके लिए पूरे बाजार खुला होना चाहिए, एक ही बाजार होगा, कहीं भी किसान बेच सकता है। तो वो एक पॉलिसी, और दूसरा 1 लाख करोड़ का फंड डेवलप करने का योजना भारत सरकार बना रही है कृषि के विकास के लिए। तो ये सारा इंपॉर्टेंट चर्चा हुआ है इस भारत कनाडा एग्रीटेक वर्चुअल सेमिनार में, तो ये ध्यान रखना है। आगे चलें तो नीति आयोग, नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और इन्वेस्ट इंडिया, 3 यहां भी है। नीति आयोग जो जान रहे हो भारत का थिंक टैंक है योजना का, नई और नवीकरणीय ऊर्जा जो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी होता है मंत्रालय, और इन्वेस्ट इंडिया द्वारा एक आयोजन किया गया है सेमिनार का, इंडिया पीवी एज 2020, नाम याद रखना है, इंडिया पीवी एज 2020 का आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है भारत को आधुनिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, मतलब दुनिया में जितना सोलर प्लेट का निर्माण होता है और उससे सौर ऊर्जा हम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसके तौर पर भारत एक बड़ा उत्पादक देश बनना चाहता है कि हम सोलर प्लेट का ज्यादा से ज्यादा निर्माण करें, और इसके तहत हम भारत में सोलर एनर्जी को विकसित करना चाहते हैं, क्योंकि सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं होता है,
और इसलिए इसको नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। जैसे पेट्रोल, कोयला, डीजल, केरोसिन सब खत्म होने वाला, और खत्म होगा तो कैसे चलेगी गाड़ियां, कैसे हमारे इंडस्ट्री काम करेंगे, कैसे हमारा विद्युत काम करेगा। तो इसके लिए विकल्प ढूंढा जा रहा है कि कौन ऐसी ऊर्जा होगी जिसका जगह लेगा। तो उसके जगह के तौर पर नवीकरणीय ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जिसको हम बार बार बना सकें और कभी खत्म ही ना हो। तो सूर्य एक बड़ा एनर्जी का स्रोत है, सूर्य कभी खत्म नहीं होगा। जब सूर्य खत्म होगा तो पृथ्वी पर से लिविंग वर्ल्ड का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो जब तक सूर्य है तब तक उसकी रोशनी से हम ऊर्जा ले सकते हैं, और इसी के चलते सोलर एनर्जी पर काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का भारत को। और इसी के लिए ये 3 नीति आयोग, नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया द्वारा ये इंडिया पीवीएच 2020 का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य है 2022 तक 175 गीगावाट सोलर एनर्जी उत्पादन करना और 2030 तक 450 गीगावाट सोलर एनर्जी का उत्पादन करने का उद्देश्य रख करके ये इंडिया पीवीएच 2020 का आयोजन किया गया। तो यही था महत्वपूर्ण आज का समसामयिक घटनाक्रम। इसको देखें, याद रखें और क्वेश्चन आवर के लिए तैयार रहें। बार बार रिवाइज करें चीजों को, रिवीजन ही आपके सफलता का मूल मंत्र है। तो फिर मिलते हैं शाम के क्लास में, तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। जय हो मैया की। थैंक यू।